गाइस, सो ये हम लोग का थर्ड पार्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस का। ठीक है, तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया था। एकदम इंट्रोडक्शन स्टडी किया था बीम का एंड ट्रेसेस का, उनको यूज़ कहाँ पर करना है ना, थोड़ा बहुत सपोर्ट्स दिखेंगे कैसे, फ्रेम दिखेगी कैसे, आप उसको कैसे एग्ज़ाम में पहचानोगे कि फ्रेम की बात हो रही है, ट्रस की बात हो रही है। और जो हम लोग के स्ट्रक्चर जो सपोर्ट और जो फ्रेम जो क्या कहते हैं, जो हम लोग को ट्रस रहते हैं और जो फ्रेम रहते हैं, तो उनके अलग अलग नाम से आप कैसे उन्हें पहचानोगे, और 2D एंड 3D फॉर्म। और फिर सेकंड पार्ट में हम लोगों ने स्टडी किया इसका इंटरनल रिएक्शन कैसे जनरेट होती हैं और किस वे में रहेंगी, और और जो हम लोग की एक्सटर्नल रिएक्शन कैसे जनरेट होती हैं। अभी इस वाले पार्ट में हम लोग एकदम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पूरा का पूरा कैसे उन फॉर्मूले को अप्लाई करना है, कैसे न्यूमेरिकल इजी बनेगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आज के टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे इनडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम एंड डिटर्मिनेंट्स फ्रेम। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी होता क्या है, देखो इनडिटर्मिनेसी फ्रेम कैसे रहेंगे, तो हाँ इधर पे क्या रहने वाला है हम लोग का, तो दिस फ्रेम कैन नॉट बी एनालाइज बाय यूजिंग। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो फ्रेम रहते हैं, आप इनको कोशिश करो कि नॉर्मल जो एनालिटिकल मेथड हुआ करते थे ना, जिसमें तीनों फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, वर्टिकल फोर्सेस 0 या समेशन ऑफ मूवमेंट 0, जिससे हम लोग सारी वैल्यू जो 2-3 रिएक्शन आती थी वो कैलकुलेट हो जाती थी। लेकिन इन फ्रेम में क्या होता है कि सच फ्रेम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफॉर्मेशन। इन फ्रेम में हम लोगों को एकदम डिफॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पूरी की पूरी, हम लोग पता लगा पाएँ कितनी रिएक्शंस को हम लोग निकाल पा रहे हैं और कितने को नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कुछ ऐसे फ्रेम कैसे रहते हैं जो हम लोग के रिडंडेंट रहते हैं। आई होप अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो उसमें देखो, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है ना। तो उसमें जो हम लोग के रिडंडेंट रहते थे, तो वो किस किस फॉर्म में रहते थे और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती थी, एकदम अच्छी सी डिटेल में बताई हैं। तो एक बार ज़रूर जाकर देखो। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, जैसे जिसमें हम लोग का जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स कम हो जाएंगे तो वहाँ पर कोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और पर अगर वहाँ जहाँ बात करें जहाँ नंबर ऑफ़ मेंबर्स कम हो जाएंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो उधर पर ओवर फ्रेमिंग हो जाती है। तो ये चीज़ आप याद रखो। ठीक है ना, जैसे हम लोग डेफिशिएट बोलते थे, डेफिशिएट फ्रेम रहता था हम लोग का, और रिडंडेंट फ्रेम। ठीक है ना, अब एक हम लोग की तो डिटर्मिनेंट जो हम लोग की इनडिटर्मिनेंस जो फ्रेम थी वो उसमें क्या हो गया, उसमें हम लोग को डिफॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए पूरे अच्छे से, कि कैसे कैसे बीम डिफॉर्म कर सकती है, उसकी नंबर ऑफ रिएक्शन कौन सी फाइंड कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। और जहाँ की अगर हम लोग बात करें कि जो हम लोग के डिटर्मिनेंट फ्रेम रहते थे, तो वो हम लोग के नॉर्मल स्टैटिक इक्विलिब्रियम से एकदम सॉल्व हो जाएंगे। जो परफेक्ट फ्रेम रहते थे, परफेक्ट फ्रेम में क्या रहता था हम लोगों का, ये रहता था ना, m = 2j-3। इसके एग्जाम्पल भी कराया था फर्स्ट पार्ट में, तो ज़रूर जाकर देखो। ठीक है, अभी होगा क्या, हम लोग को यानी कि स्टडी इसी की करनी है अच्छे से। ठीक है ना, तो इनडिटर्मिनेसी को हम लोग दो फॉर्म में पढ़ेंगे, जो कि रहेगी हम लोग की स्टैटिक एंड काइनेमेटिक। ठीक है, स्टैटिक में हम लोग स्टडी करेंगे रिएक्शन एंड फोर्सेस के बारे में, और काइनेमेटिक में हम लोग स्टडी करेंगे मतलब किस किस एंगल पर डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, जिसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं। फाइन, अब इसको मैं ds से डिनोट कर रहा हूँ, इसको dk से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं किसके बारे में स्टडी करूँगा भाई, एक्सटर्नल स्टैटिक डिटर्मिनेसी एंड इंटरनल स्टैटिक। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप पूरे एकदम अच्छे से समझो कि मेरे को ना एक्सप्लेन क्या क्या करना है। सुनो, आप बहुत ध्यान से सुनो, बढ़िया चीज़ें हैं। तो होता क्या है, जो हम लोग का स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी रहेगा ds, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग को, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन माइनस नोन रिएक्शन, क्योंकि वही तो हम लोग को निकालनी है ना, कि कितनी रिएक्शन हम लोग को नहीं पता है ना। तो इसलिए ये फॉर्मूला इसका नॉर्मली बन जाएगा कि नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ नोन रिएक्शन। अभी अननोन रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फ्रेम की बात करें, फ्रेम की मैंने पहले ही इसको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था कि जो स्ट्रक्चर है एक फ्रेम के लिए पढ़ना पड़ेगा, एक ट्रस के लिए पढ़ना पड़ेगा, बीम भी इसी में इंक्लूड हो जाएगी। तो आप ध्यान दो, इस चीज़ पर भी ध्यान दो। ठीक है ना, तो यहाँ पर होता क्या है कि हम लोगों का नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, इंटरनल रिएक्शन प्लस एक्सटर्नल रिएक्शन। ठीक है, और नंबर ऑफ नोन रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे आप, नंबर ऑफ रिएक्शन एट ईच जॉइंट एंड नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन। आई होप
जिसने वीडियो नहीं देखी हो जाकर देख लो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि रिलीज रिएक्शन क्या होती है, उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डी का फॉर्मूला क्या बन जाता है वो समझो। देखो इंटरनल में क्या होता है, एक मेंबर पे हम लोग के 3 वो लगती हैं, एक मेंबर पर 3 रिएक्शन जनरेट होती है, एक मेंबर पर 3 रिएक्शन जनरेट हो रही है ना। तो अभी हम लोग को क्या पता भाई फ्रेम में, मतलब फ्रेम में कितने मेंबर मिल रहे हैं, तो हम लोग इसको 3 × m लिख देते हैं, जितने भी मेंबर होंगे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। फिर प्लस की जगह प्लस लगा दिया। फिर एक्सटर्नल रिएक्शन जो हम लोग की रहती थी वो RE को लिखा है, RE मैंने इसको भी बताया था, सेकंड पार्ट में बताया, तो ज़रूर जाकर देख लो कि कैसे कैसे निकल कर आती है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये फिक्स्ड है, ये हिंज है और ये रोलर है, ठीक है ना। तो अगर 2D हुआ तो फिक्स के लिए 3 ले लो, हिंज के लिए 2, और ये तो ये चीज़ें याद रखो, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसमें सिमिलरली यार, साथ में आप लोग ना ये भी समझते जाओ। तो ये जो M है वो तो आप फिगर से काउंट कर लेना है, और ये 2D के लिए फॉर्मेट बनाया गया है, ठीक है, और यहाँ पर ये 3D के लिए बना है, ठीक है। तो 3D में 6 रहती थी, M की जगह M दोनों के लिए सेम है, RE दोनों के लिए मतलब काम एक ही का कर रहा है, लेकिन 2D है तो इनको रिसीव करना पड़ेगा, और 3D है तो इनको रिसीव करना पड़ेगा। अभी मैं एक एग्जांपल कराऊंगा तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आप लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लो, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलो। माइनस, अब यहाँ पर नॉन रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। हर जॉइंट पर 3 रिएक्शन जनरेट होती हैं भाई, जितने भी जॉइंट्स हैं उसका 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस रिलीज्ड रिएक्शन, ठीक है ना, रिलीज्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इधर पे ये जे हम लोग को कुछ नहीं है, फिगर में काउंट करेंगे जॉइंट्स मिल जाएंगे। और रिलीज रिएक्शन क्या हुआ करते थे, 2D के लिए हम लोग का क्या रहता था m⁻⁻1, और 3D के लिए क्या रहता है हम लोग का 3 समेशन ऑफ m⁻⁻1। तो 2D के लिए ये फॉर्मूला क्रिएट होगा, 3D के लिए ये, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें ट्रस की, किसकी बात करें, ट्रस में, तो ट्रस में ये दोनों फॉर्मूले बनेंगे। जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूले क्रिएट हुए हैं, सिमिलरली यहाँ ये फॉर्मूले क्रिएट होंगे। आप चाहो तो डायरेक्टली इसको लर्न कर सकते हो। और ट्रस में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वहाँ पर अच्छा अगर आप सोचो कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 लगाया है, तो यहाँ पर भी 1 है, शो नहीं हो रहा है। अगर जिसने भी मेरा सेकंड पार्ट देखा होगा तो मैंने उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है कि इंटरनल में जो हुआ करता था, ये देखिए है ना, इंटर्न जो हम लोग के ट्रस रहते थे ना, वहाँ पर एक ही रिएक्शन जनरेट होनी, तो यहाँ पर 1 है, बस दिख नहीं रहा, मतलब 1 थोड़ी ना लगाया जाता है, खुद ही सोचो। और यहाँ पर 3D में भी 1 ही रहता है तो नहीं लगाना है, बाकी RE की जगह RE प्लेस किया। मेरे को ये ज़्यादा इजी लगता है, अभी मैं जो शॉर्टकट बताने वाला हूँ उससे, तो इस चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलो, ठीक है। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है भाई, कि जो हम लोग का DS रहेगा, तो अगर 2D फ्रेम आए तो ये फॉर्मूला लगा दो, उसमें 3D फ्रेम आए तो ये फॉर्मूला लगा देना है। थोड़ा इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा, RE एंड RR का, रिलीज रिएक्शन एंड एक्सटर्नल रिएक्शंस का। और अगर ट्रस आ जाए हम लोग का, जो कि S फॉर्म में रहता है ना ट्रस, देख लो पुरानी वीडियोस देख लो, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। डायरेक्टली ये बेसिक इसे मतलब डायरेक्टली ये चीज़ें समझने से अच्छा एक बार वीडियो देख लो, 10 मिनट की वीडियो है ना। और अगर ट्रस आ जाए तो 2D के लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा, और 3D के लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। इसकी आप शॉर्ट ट्रिक देख लो, शॉर्ट ट्रिक में तो सीधा रटना है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग DS फाइंड आउट करेंगे, तो DS इज इक्वल टू एक्सटर्नल, जो हम लोग के एक्सटर्नल जनरेशन हो रहा है और इंटरनल जनरेशन हो रहा है, जिसको मैंने स्टैटिक, जो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में अभी बताया था ना, इसी वाले पार्ट में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। जो हम लोग का एक्सटर्नल स्टैटिक डिटर्मिनेसी रहेगा और इंटरनल स्टैटिक डिटर्मिनेसी, इन दोनों का बस समेशन कर देना, ठीक है। अभी हम लोग का जो एक्सटर्नल रहेगा वो कैसे निकल कर आएगा, बस जितनी भी RE है ना, RE तो आप नॉर्मली काउंट कर लोगे। जैसे सपोज करो मेरा ये स्ट्रक्चर है, ये मैंने हिंज लगा दिया, एक रोलर लगा दिया, हिंज लगा दिया, एक रोलर लगा दिया, तो हिंज पर कितनी रिएक्शन रहती है एक्सटर्नल में, 2, और रोलर में कितनी होती है, 1। तो मेरी RE की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2 + का 1, इजंट इट। तो मेरे को मिल गया 3 यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। और जो नंबर ऑफ रिएक्शन है, तो ये एकदम याद रखो, जो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के रहते हैं, इक्विलिब्रियम जो कंडीशन होती है ना, वो अगर 2D बोले एग्जाम में तो 3 लेनी है, और 3D बोले तो 6 लेना है यहाँ पर इसकी प्लेस पर, फाइन। तो सिमिलरली, और उसके बाद इंटरनल के लिए आपको क्या करना है, 3C -RR, रिलीज रिएक्शन रहती थी ना हम लोग की, आई होप। चलो एक बार बता देता हूँ, रिलीज रिएक्शन 2D के लिए हम लोग का क्या रहता था, समेशन ऑफ m⁻⁻1
और 3D के लिए हम लोग का क्या रहता था, 3 समेशन ऑफ m बार माइनस 1, है ना। तो याद रखो थोड़ा सा ही। अब देखो यहाँ पर 3, अगर 2D है तो यहाँ 3 लगाओ, अगर 3D है तो यहाँ पर 6 लगाओ, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो ये हम लोग का ये जो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है ना, ये किसके लिए क्रिएट हो रहा है, रिजिड स्ट्रक्चर के लिए। उसी तरीके से अगर हम लोग ट्रस की बात करें, जब इसमें 2 फॉर्मूले अलग अलग थे, यहाँ पर फ्रेमिंग के लिए अलग 2 फॉर्मूले थे, ट्रस के लिए अलग 2 फॉर्मूले थे, तो सिमिलरली हम लोगों के इधर पे भी 2 अलग फॉर्मूले क्रिएट होंगे। ट्रस के लिए अलग फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो हम लोग का DSE का फॉर्मूला रहेगा, यानी कि जो हम लोग का स्टैटिक एक्सटर्नल स्टैटिक डिटर्मिनेसी रहेगी ना, वो तो सेम रहेगी, RE-3 अगर 2D, RE-6 अगर 3D हुआ, ठीक है। और जो हम लोग का DSI है उसमें चेंजेस आएंगे, वो कुछ इस फॉर्म में दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट में लिख के रखा है, अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो। बीम या अगर रिजिड या अगर फ्रेम मिल गया आपको, तो RE- या तो R3 करना पड़ेगा अगर 2D हुआ, स्लैश वरना फिर 6 करना पड़ेगा अगर 3D हुआ, प्लस 3C अगर 2D, 6C अगर 3D। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखो, माइनस RR। और सिमिलरली यहाँ पर हम लोग का ट्रस के लिए भी है, ट्रस के लिए भी पूरा फॉर्मूला याद रखो, ज़रूरी है। जहाँ पर 3D है तो जहाँ पर 2D है ना, तो वहाँ 3 लगेगा। ये भी हम लोग का 2D के लिए, 2D के लिए जॉइंट में 2 रहेगी ना, 2 जॉइंट्स रहते थे, और यहाँ पर कितने 3 जॉइंट्स रहते थे, ये याद रखो 3D के लिए। और इधर पे 3 या 6 लेना पड़ेगा, जो कि मैंने इधर पे सेपरेटली लिख के रखा है। ये शॉर्ट में बनाया, अगर लिखना हो तो लिख लो, वरना इससे काम बन जाएगा, ठीक है। अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे काफ़ी हेल्प मिल जानी है हम लोगों को। सपोज़ करो मेरे को ये वाला सम को सॉल्व करना है, इसका DS फाइंड करना है, ये 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले एकदम बेसिक से करेंगे, बेसिक यानी कि DS से सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो DS है वो हम लोग का क्या रहता था यहाँ पर, कि नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ नोन रिएक्शन, फाइन, यही रहता था ना हम लोगों का। तो यहाँ पर मैंने क्या सीखा था, ये 2D है और ये फ्रेम है। तो देखो 2D है और फ्रेम की बात चल रही है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। पहले बेसिक से भी समझ लो, शॉर्ट ट्रिक से ही बता देंगे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या रख जाएगा, देखो वैसे ये फॉर्मूला एकदम ईजी है, 3M, एक मेंबर पे 3 रिएक्शन लगती है हम लोग की, है ना, प्लस RE एक्सटर्नल पे आने वाली रिएक्शन, माइनस जॉइंट्स पे लगने वाली रिएक्शन, हर जॉइंट पर 3 लगनी है, और साथ ही साथ में रिलीज रिएक्शन। तो ये कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो आप खुद ही से देखो, 3 इंटू मेम्बर्स कितने हो रहे हैं, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मेम्बर्स हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 12, प्लस RE याद है ना, 1 2 3 और 4। यहाँ पर देखो, अभी पता नहीं अभी आप लोग को याद है कि नहीं, एक बार मैं पुरानी शीट में दिखा देता हूँ तो याद आ जाएगा कि हम लोगों के जैसे ये फिक्स, अगर एक्सटर्नल में या फिर फिक्स आ जाए तो 2D के लिए 3 लेते हैं, 3D के लिए 6 लिया जाता है ना। 3 रिएक्शन यहाँ पे जनरेट हो रही है, एक बार पुरानी वीडियो देख लो, हेल्प मिल जाएगी बहुत इससे। तो यहाँ पर ये टोटल देखो, इस पर 3 इस पर लग रही है, 3 इस पर लग रही है, 3 इस पर और 3 इस पर, तो टोटल हम लोग की कितनी हो गई, 12 हो गई, है ना, 12 हो गई, माइनस, और यहाँ पर ये कितना हो गया, 3 इंटू जॉइंट्स कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 जॉइंट्स हैं, प्लस अब ये RR, ये 2DS है ना, तो 2D के लिए हम लोग RR कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे RR कैलकुलेट कर लो, समेशन ऑफ m/-1, यानी कि एक तो देखो ये वाला 2 मेंबर से, यानी कि 2 - 1 समेशन है ना, तो प्लस, अभी इस बार आ जाओ, तो 4 कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, तो 4 - 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया, 1 + 3 = 4, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4। तो मेरी जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी कैलकुलेशन करने पर, ये 36 और यहाँ पर 12 और यहाँ पर ये 33 प्लस का 4, इसकी सॉल्विंग करने पर हम मच आएंगे 11, इसकी सॉल्विंग करने पर कितना आ जाएगा 11, मेरी DS की वैल्यू कितनी आ गई 11। अभी ये तो था बेसिक, अभी और जो हम लोग की शॉर्ट ट्रिक थी वो क्या थी, DS, जो हम लोग का था, सॉरी, DS = DSE + DSI। इसमें हम लोगों का क्या था, बहुत ही नॉर्मल था,
RE से इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन थी वो माइनस कर दी जाती है। अगर 3D है तो हम लोग 6 लेंगे यहाँ पर, और अगर 2D है तो यहाँ 3 लेंगे प्लस, और ये जो हम लोग का रहेगा वो हम लोग का क्या रहता था 3C माइनस RR। अभी ये C क्या होता था, सिमिलरली मैंने यहाँ पे तो बताया नहीं, जो ये C रहता है ना ये हम लोग का क्लोज लूप रहता है, क्लोज लूप रहता है, कितने लूप क्लोज हो रहे हैं। अभी आप इस एग्जाम्पल को देखो समझ जाओगे। तो ये कितना हो गया, ये RE हम लोग की कितनी आ गई थी, RE जैसे यहाँ काउंट की है वैसे ही RE यहाँ काउंट करनी है, तो कितनी हो जाएंगी 12 हो जाएंगे, 12 माइनस यहाँ पर ये 2D स्ट्रक्चर है तो 3 लेंगे यहाँ पर प्लस, और 3 इंटू अभी ये C क्या क्लोज लूप, 2 लूप क्लोज हो रहे हैं, एक हम लोग का ये क्लोज हो रहा है, एक ये क्लोज हो रहा है, तो 2 हो गए इंटू 2 माइनस RR की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली तो ये 4 है, पूरा वही, लेकिन ये ज़्यादा इजी पड़ता होगा बच्चों को रखने के लिए, क्या बता दीजिए 9 और प्लस, और इसकी कैलकुलेशन करने पर कितना आना है 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 11। तो यहाँ से भी जो DS की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 11 आ रही है। अच्छा साथ ही साथ में एक चीज़ और समझ लीजिए आप, चलो इसको हटा देते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में और एग्जाम्पल्स लेकर आऊँगा, बड़े एग्जाम्पल्स चलेंगे, बढ़िया आपका जो स्टैटिक निकालने का, इंडिटर्मिनेसी निकालने का एकदम क्लियर हो जाएगा, कैसे कैसे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा पूरा, ठीक है, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी अगर आपकी कभी DS की वैल्यू 0 आती है तो आप उसको क्या बोलोगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट और स्टेबल, ठीक है। अगर DS ग्रेटर आता है तो वहाँ पर आप वहाँ क्या बोलने वाले हो इनडिटर्मिनेंट एंड स्टेबल, लेकिन अगर छोटा आ जाता है तो आप वहाँ पर क्या बोलोगे अनस्टेबल स्ट्रक्चर, फाइन। अभी यहाँ पर समझो कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ लेके रखा है, तो मैंने नॉर्मल बीम ले लिया, तो यहाँ पे ये फ्रेम का काम कर रहा है ना, तो फ्रेम के लिए मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 3m प्लस RE माइनस का 3J प्लस का R, तो RR रिलीज रिएक्शन, ठीक है। तो ये 3 एक ही मेंबर है, एक और 2 कैसे आ रहे हैं भाई, एक रोलर लगे हैं ना दोनों जगह, तो एक यहाँ एक यहाँ, तो ये 2 हो गए, R की वैल्यू 2 हो गई माइनस, और यहाँ पर 3 जॉइंट्स कितने हैं 1 and 2 जॉइंट्स 2 प्लस का 0, वही है ही नहीं ना हम लोग के जो जॉइंट रहते थे ऐसे, वो है ही नहीं, तो 0 लिखो इसको, तो इसकी कैलकुलेशन करने पर कितना आया -1, तो यानी कि ये हम लोग का अनस्टेबल बीम हो गई है ना, अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो गया हम लोग का। अभी ये और समझ लो, अगर इसी को ट्रिक से करना पड़ता तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर RE माइनस का 3 प्लस का 3C माइनस का RR। अब आप लोग कहोंगे ज़्यादा इजी पड़ रहा होगा, लेकिन ठीक है, तो नॉर्मल है यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन ये, लेकिन हमेशा समझ पाओगे कि समझ जाओगे, ये याद ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर RE माइनस का 3, तो RE हम लोग का कितना 2 रहेगा, क्योंकि एक इसका है ना, एक्सटर्नल पे 2 रिएक्शन आएंगी ना हम लोगों की। पुरानी वीडियो देख लो, हेल्प मिल जाएगी उससे, यकीन मानो सॉरी, ठीक है ना। 2 माइनस 3, ये हम लोग को यहाँ पर हमेशा 3 ही लिखना है, क्योंकि अगर देखो 2D आएगा तो 3 लिखना है वहाँ पर, ठीक है, अगर 3D आ गया तो 6 लिख कर आना है वहाँ पर, ठीक है ना। तो बस नॉर्मल कैलकुलेशन होगी, -1 आ गया। सो गाइस होप मेरी वीडियो आपको हेल्प कर रही होगी, सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय गाइस।